Yes, तो कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हम आगे एक टॉपिक करेंगे इसमें। हमने वो किया टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होती है कि व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड या ऑफर्ड बाय द कंपनी, है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन, द इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब टू एन एक्सटेंट। वो बताया होता है कितने ओवर सब्सक्राइब हुए हैं शेयर। और उस केस में अगर हम शेयर्स जो है वो कंपनी के किसी शेयर होल्डर को, वुड बी शेयर होल्डर को ना दें, तो उसका पैसा हम क्या करते हैं, हम रिफंड कर देते हैं, है ना। सपोज 10 रुपीज वाला केस था और 253 वाला केस था आगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। और 1 लाख शेयर कंपनी ने जो थे वो अपने इशू किए। एप्लीकेशन जो थी दे वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर। इट मीन वी हैव हाउ मच एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हाउ मच मनी, शेयर्स भी 40,000 shares. The issue has been oversubscribed to the extent of 20,000, है ना। एंड एप्लीकेशन मनी एक्सेस, जैसे हम ये लिख रहे थे, यही लिख रहे थे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर अप्लाइड एंड शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी एक्सेस, एक्सेस 20 इंटू 2 40,000 रुपीज जो है वो। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी उन शेयर्स कर क्या रही है। इफ सपोज द कंपनी इज नॉट अलॉटिंग देम द शेयर, जो एक्सेस आए हैं हमारे पास, कंपनी उन्हें रिफंड करे जा रही है, तो ये 40,000 रुपया जो है वो कंपनी, मतलब उनको विल इशू द लेटर ऑफ रिग्रेट एंड विल रिफंड द मनी थ्रू बैंक, ये हो जाएगा। अगर कंपनी बोले कि नहीं जी आपको शेयर्स दे देंगे लेकिन हम कम देंगे, जैसे हम एग्जांपल ले भी चुके हैं, मैं इसको रिपीट ही कर रहा हूँ वैसे, कि आपको उतने शेयर्स नहीं मिलेंगे जितने आपने अप्लाई किए थे, आपको उसके कम शेयर्स मिलेंगे। डन, ठीक है। तो उस केस में हम इस 40,000 में क्या करेंगे, वी एडजस्ट एट द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में उसको हम एडजस्ट कर देंगे कि आप ना अलॉटमेंट पैसे उतने कम पे कर देना। कितने इस केस में, 40,000 रुपीज। अलॉटमेंट पे ड्यू कितने बन रहे थे यहाँ, 5 लाख। 1 लाख हिसाब देखना है हमने, 1 लाख इंटू 5, 5 लाख। 40 पहले ले लिए थे अलॉटमेंट में, वो 460 ले लेगी कंपनी, तो सारे एज्यूमिंग की सारे पे कर रहे हैं। ये हम केस हम कर चुके हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। इसको ध्यान में रखते हुए आपने एक क्वेश्चन लिखो, आपने जो मैं बताता हूँ वो निकालना है वहां पे। देखिए सेम एग्जांपल ले लीजिए, 1 लाख शेयर। शॉर्ट में लिखना फटाफट, बिकॉज ये बुक का सम नहीं है, मैं खुद ही बना रहा हूँ, और साथ में लिख लेना मैं बना ही रहा हूँ, है ना। 1 लाख शेयर्स पर दूसरा ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पे आओ फटाफट। 10 रुपये का शेयर था, पेबल एज 253। आई होप आई एम क्लियर, है ना। ये एग्जांपल हम बड़ी बार ले चुके हैं, सेम एग्जांपल हम लेते हैं जब भी कोई बात करनी हो, हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। सो अ शेयर होल्डर, अब लिखो पूरा, ये पॉइंट नया है। अ शेयर होल्डर से मिस्टर ए होल्डिंग 1,000 शेयर्स failed to pay the allotment money, failed to pay the allotment money। मैं हल्का सा पॉइंट पूछ रहा हूं, जो कि बड़े सम का जो 8 मार्क्स में बोर्ड में सम आएगा ना, ये उसका वर्किंग नोट बनेगा, है ना। और जो भी आप आंसर दोगे, जितना मैंने बता दिया है, होपफुली यू विल गिव द आंसर। मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप आंसर दे दोगे या आंसर के आसपास कहीं पहुंच जाओगे। मैंने बहुत बता दिया है, बट स्टिल जब आप आंसर दोगे उसका, तो आपने एक्सप्लेन करने ऐसा हो क्यों रहा। ये एमसीक्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, ऑप्शन ए बी सी डी नहीं लगानी है आपने, मेरे को रीजन देना है साथ में कि ऐसा हो क्यों रहा है। नहीं बता पाओगे तो फिर तो मैं हूँ, है ना। क्या लिखा है आपने, मिस्टर ए होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना सा पूछा मैंने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर। मैंने बताया इसमें कुछ नहीं है, जितना आप सोच रहे हो उतना सिंपल भी नहीं है ना, कि वो भी नहीं है। ऐसा होता तो मैं बताता ही ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हम 1 महीना पहले भी कर चुके हैं। चैप्टर ये 1 महीने से चल रहा है ना, ये इतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन इतना को आप हैक कर सकते जो मैंने एग्जांपल ली है या जिससे मैंने शुरू किया है। टेक 1 मिनट, नो प्रॉब्लम। एंड आई वांट अ रीजन आल्सो, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, रीजन भी चाहिए। अब एंट्रीज मत स्टार्ट कर देना बेटा, सीधा क्वेश्चन।
कॉल्स इन एरियाज पूछी है सिर्फ बस। I am expecting your answer. I can appreciate wrong answer also, no problem. मेरे को आंसर चाहिए, रॉन्ग है या राइट है वो प्रॉब्लम नहीं है, है ना। रॉन्ग वाले को मैं ठीक कर दूंगा, जो करेगा ही नहीं उससे मैं कैसे ठीक करूंगा। आप आंसर गलत निकाल दीजिए, हार्डली एनी प्रॉब्लम। वेट वेट, जानशी तो आंसर देख लेगी, किसी और की बात कोई और नहीं। इसमें सुंदरा, तनवीर, जानशी 3, एनिमल, मोली, शिवांशी, एक आध को ये वही रिपीटेडली बच्चे जो हैंड रेज कर रहे हैं ये वही हैं। मैं किसी और को भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद कोई हो ऐसा। सोनाली भी आंसर कर सकती है। सोनाली, नेल्स लगाने से आंसर नहीं आएंगे, निकालने से आंसर आएंगे। निकालो बेटा, गलत निकाल दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही निकालो, मैंने सही आंसर लेना ही नहीं है, मैंने लेना ही गलत है। आप ये मानो कि सर गलत आंसर मांग रहे हैं, हम गलत देते हैं। देखो कितनी ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर तो होता ही है कि गलत कितने होते हैं ना, जो सा मर्जी कर, इसमें क्या है। कोई और क्लास में कोई है और 5 6 और चलो तनवीर बताओ। सर मुझे लगता है क्योंकि अभी तक जितनी कंपनी ने रिपीट करना बेटा, तनवीर मनी रिपीट कर दो, मतलब कि तनवीर रिपीट कर दो। मेरे को पहले आंसर बता दो, तनवीर मेरे को आंसर बता दो पहले। जितनी मनी तनवीर आंसर बताना पहले। सर आई थिंक 5,000 up to the money got up by the company. उसके पास कितने शेयर थे? 1000 थे ना। 1000 into 5 आपने कर दिया। मैंने कहा तो था इतना सिंपल नहीं है जितना आप कर रहे हो। 1000 into 5 करना हो तो बेटा ये पॉइंट हम 1 महीना पहले कर चुके हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको मैंने रिलेट किया है पुराने टॉपिक के साथ, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एंड एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट के साथ। अभी हमने 40,000 की जो बात करी ना, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ऑन द स्टेप ऑफ अलॉटमेंट, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने रिलेट इसीलिए किया था, इसलिए मैंने कहा था इतना सिंपल नहीं है। अगर 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता मैंने तो मैंने इतना से कर देना, है ना। इसका तनवीर सॉरी, इसका 5 आंसर नहीं है बेटा, 5000 ये आंसर नहीं है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, चलो मैं चाहे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बट स्टिल मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बिकॉज आई वांट कि आपको बेसिक्स पता हो। ऐसा हो नहीं, सपोज आप किसी बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ आप रेंट दे रहे हो और आपने रेंट दे दिया है सपोज द मंथ ऑफ जनवरी। हर मंथ आप 1000 रुपीज रेंट दे रहे हो। जब आप फरवरी मंथ की बात हुई ना तो आपने गलती से 1200 रुपया दे दिया 1200 रुपया। अब वो 200 रुपये आपका एक्सेस मनी है। उस आपके लैंडलॉर्ड के पास इस 200 रुपये को ट्रीट करने के 2 वेज आर देयर, इधर ही कैन रिफंड यू और ही कैन एडजस्ट दैट एक्सेस मनी इन द मंथ ऑफ मार्च। इन द मंथ ऑफ मार्च कितना एक्सेस मनी पे किया था आपने? 200, एनीबडी का नाम, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। 200 रुपये हमने 1000 पे करना, हमने कितना पे कर दिया? 1200 रुपया। या तो वो हमें 200 रुपया वापस कर देता, अगले महीने वो 1000 ले लेता, या फिर वो बोले कोई बात नहीं 200 आपका आ गया है, आप अगले महीने कम पे कर देना। तो व्हाट विल बी द अमाउंट व्हिच वी विल पे इन द मंथ ऑफ मार्च? 800. And if suppose you fail to pay that amount, then what will be the calls in areas in case of for that landlord? What will be the amount which he has not received, 1000 or 800? 800. अगर वो कहे कि आपका जी मार्च का रेंट रहता है लाओ 1000 रुपया, आप क्या बोलोगे कि मैंने 200 दे तो दिया था, 800 ने दिया। तो ऐसा ही यहीं तो नहीं कहीं बन रहा, ऐसा ही यहाँ भी तो बन रहा है ना। अगर आप बोलो कि जी 5000 रुपया, कंपनी बोले आपको कि आपने 5000 नहीं पे किया है, सपोज आप बोलोगे जी नहीं मेरा एक्सेस मनी भी तो पड़ा ही था यहाँ पे, बिकॉज आपने, अगर आपको 1000 शेयर्स मिले हैं डेफिनेटली आपने 1000 अप्लाई नहीं किए थे, बिकॉज यू आर इन दैट कैटेगरी जहां पे सबको शेयर्स कम मिले, क्योंकि सारे उस कैटेगरी में है।
1 लाख शेयर्स देने थे, 1,20,000 की एप्लीकेशंस आई, सबको शेयर्स कम मिले, इट मींस आपको भी कम मिले होंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, आपने अप्लाई ज्यादा किए होंगे। अगर आपने अप्लाई ज्यादा किए हैं तो आपने एप्लीकेशन मनी भी ज्यादा पे किया होगा, है ना। तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका है पर्टिकुलरली, दैट शुड हैव बीन एडजस्टेड एट द स्टेप ऑफ अलॉटमेंट आल्सो। तो अलॉटमेंट की कॉलिंग इंक्रीज कम हो जाएंगी, कितनी अमाउंट से कम होंगी, जो आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी पे किया हुआ है वो वाले से। अब वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए उस शेयर होल्डर की, शेयर्स अप्लाइड भी होने चाहिए, शेयर्स अलॉटेड भी होने चाहिए, बिकॉज उससे ही निकलेगा। जैसे हमारे पास यहाँ था, अप्लाइड भी थे, अलॉटेड भी थे, हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला इसका 120 और 1 लाख का, 20 into 2 किया, हमने 40,000 कह दिया एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। हमारे पास दोनों शेयर्स होने चाहिए डिफॉल्टर शेयर होल्डर के, शेयर्स अप्लाइड भी और शेयर्स अलॉटेड भी, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एंड दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी द यू कैन से पार्शियल पेमेंट ऑफ नेक्स्ट स्टेप। जैसे यहाँ पे था ना, हमारे पास पता था कि 200 रुपये एक्सेस है, उससे हमारी पार्शियल पेमेंट मार्च की हो गई, तो मार्च की जो कॉल नीडेज है वो 1000 माइनस 200 800 रुपये रह गए। ऐसे ही यहाँ निकालेंगे। अब उसको आपने कह दिया, सब में लिखा हुआ है होल्डिंग 1000 shares, Mr. A was holding 1000 shares. How many shares were applied by A? ये हमें निकालना पड़ेगा, है ना। इससे निकालेंगे यूनिटरी मेथड लगा के। याद है यूनिटरी मेथड, छोटे होते करते होते थे क्लास 3rd 4th 5th में कहीं, है ना। एक नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आर 1 लाख, इसका मैं फार्मूला दूंगा आपको, फार्मूला में दूंगा। यहाँ कैसे है, allotted shares are 1 lakh, then applied are 120, if it is 1 then 120 upon 1 lakh, if it is 1000 shares then into 1000 shares, है ना। इसका फार्मूला कैसे लिखना है, आपने कौन से शेयर्स निकालने हैं, आपको दिए कौन से अलॉटेड, आपने निकालने कौन से हैं, अप्लाइड। आपने अप्लाइड निकालने हैं तो आपने अप्लाइड शेयर्स ऊपर रखने हैं, मींस 1,20,000 अपॉन 1 लाख इनटू शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर। अगर आपको अप्लाइड दिए होते, आपने अलॉटेड निकालने होते तो 1 लाख ऊपर ले लेते। जो चीज आपने निकालनी है, डोंट गो फॉर दैट यूनिटरी मेथड, कहीं ये भूला हुआ ना हो आपको, है ना। फार्मूला लिखो उसको, शेयर्स अप्लाइड ओवर शेयर्स अलॉटेड इनटू शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर। अगर यहाँ उसके अप्लाइड दिए होते तो हमने अलॉटेड निकालने थे, हम फिर इसको अलॉटेड ऊपर कर लेते, हम 1 लाख अपॉन 120 कर देते। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये उसके 1200 शेयर्स आ गए। इट मीन उसने 1200 शेयर्स अप्लाई किए थे, उसे मिले कितने हैं, 1000 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मच एप्लीकेशन मनी ही माइट हैव पेड, कितना उसने पे किया होगा, 1200 into 2 करके 2400। हमने कितना एडजस्ट किया, 2000 हो गया, हमने उसको शेयर भी 1000 दिए, 2000। तो हमारे पास उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पड़ा हुआ है वो ₹400 है। जो हम यहाँ बात कर रहे थे ना, 200 रुपये एक्स्ट्रा आया हुआ उसका, उस शेयर होल्डर का हमारे पास 400 रुपये एक्स्ट्रा आया हुआ है, जो हमने उसको बोला था कि जब आप नेक्स्ट टाइम पेमेंट करोगे ना तो आप पैसे मत देना वो वाले, है ना। उसने नेक्स्ट टाइम पेमेंट करनी कितनी थी, अलॉटमेंट उस पर्सन से कितनी ड्यू हो रही है, कितने शेयर है उसके पास, 1000 into 5,000 ड्यू हो रही है अमाउंट उससे। वी कांट से कि आपने 5000 रुपये नहीं पे किया। अगर हम ये कहेंगे, वो कहेगा जी वो 400 रुपये कहाँ गया, जो मैंने आपको एक्सेस पे कर दिया था, जो आपने कहा था अलॉटमेंट मत पे करना। तो हम बोलेंगे -400 करके 4600 रुपीज आपकी कॉल की नहीं जरूरत है, ठीक है। चल गया पता क्यों किया है, क्योंकि उसका एक्सेस हमारे पास पहले आया हुआ था, हमने उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। ये करना कब है, पॉइंट इज करना कब है, कब करना है, ये सर ने कह दिया कर देना, करना कब है, सर ने भी साथ होना है एग्जाम में। ये करना तब है जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी अभी एडजस्ट होने वाला पड़ा हुआ हो और वो फॉल्ट कर दे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने वाला हुआ हो और वो फॉल्ट कर दे। इसको मैं और सिंपल करूं, समझ तो आ गया होगा, ये बच्चों को समझ आ गया होगा ना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने वाला पड़ा हुआ था और वो फॉल्ट कर दे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कब करना पड़ता है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन इट मींस व्हेन ओवर सब्सक्रिप्शन इज देयर, और ओवर सब्सक्रिप्शन में भी तब जब उसके पैसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने उसके पैसे रिफंड ही कर दिए फिर थोड़ी होगा। जैसे इस केस में 200 रुपया वो रिफंड ही कर देता, फिर तो 1000 ही देना था आपने, है ना। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी जो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देन इन दैट केस
आपने ये कैलकुलेशंस करनी है। वो दो कंडीशंस लिख लीजिए कौन सी हैं। एक तो उस शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर हुई हो। फर्स्ट कंडीशन इज प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। किसकी बात कर रहा हूं? दैट वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर, डिफॉल्टर शेयर होल्डर, उसको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुई हो, जिसका मतलब ये है कि उस पर्सन ने अप्लाई शेयर्स ज्यादा किए हुए हों, उसको मिले कम हो, तभी आएगा एक्सेस मनी, तभी आएगा ना एक्सेस मनी। अगर उसने अप्लाई उतने की उसको मिले, एक्सेस मनी ही नहीं आना। एम आई क्लियर और नोट? उस पर्सन को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुई हो मींस उसने अप्लाई ज्यादा किए हो, उसे मिले कम हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि जो उसका एक्सेस मनी, या ऐसे लिखिए उसका, उसने फॉल्ट किया हो अलॉटमेंट पे, ये लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। अब अगर फॉल्ट ऑन अलॉटमेंट है, इसका मतलब ये है ना कि उसका एक्सेस पड़ा हुआ है एडजस्ट करने वाला। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तब आपने ये चीज जो है वो कैलकुलेट करनी है ना। कब करनी है, क्यों करनी है, ये हो गया। कैसे करनी है बता रहा हूँ, है ना। ये हमने एग्जांपल ली है, आप एग्जांपल लेके नहीं कर पाओगे, हम ये भी कैसे कैसे करनी ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। और मोस्टली ये वाला पॉइंट जो है ना 8 मार्क्स का सम आता है इस चैप्टर में से, मोस्टली आ जाता होता है। आप मान लीजिए कि 10 में से 8 बार ये पॉइंट आएगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वी कांट अफोर्ड टू लीव इट, या इसको इतना हम नॉन सीरियसली ले लें, कोई बात नहीं, कर लेंगे नहीं। अगर आप सोचे कर लेंगे तो फिर नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, तब ये बात बननी है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें आगे जाके पॉइंट्स और कई निकलते हैं। 8 मार्क्स वाला सम आएगा ना, वो थोड़ा तसल्ली वाला सम आएगा, ट्विस्टेड सा आएगा। दिस इज वन ऑफ दोस ट्विस्ट जो आप फेस कर सकते हो एग्जाम में, बोर्ड में। ठीक है, करना कब है ये भी हो गया, करना क्यों है ये भी हो गया, क्या करना है या कैसे करना है ये हम बात करते हैं। इससे जो दो पहले मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ये आपको क्लियर है कि कब करना है ना, और क्यों करना है। कब करना है? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अलॉटमेंट भी उसको जो है प्रोपोर्शनेट हुई हुई हो, और सेकेंडली उसने फॉल्ट भी अलॉटमेंट पे किया हुआ हो, सेकंड स्टेप पे मींस किया हुआ हो। पहली बात। दूसरी बात है करना कब है? जब उसका एक्सेस मनी एडजस्ट करने वाला पड़ा हुआ है। अब करना कैसे है, जो मेन बात है, करना कैसे है, इसके आप स्टेप्स लिख लीजिए, इसके स्टेप्स लिख लीजिए आप। मैं सेम एग्जांपल से चल रहा हूँ। फर्स्ट इसका स्टेप है, इसका हेडिंग बनेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो मैंने ये बातें लिखाई है ना बाद में, ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो कंडीशंस की बात हो रही है। हमने बात करी ना कि उसका फॉल्ट हुआ अलॉटमेंट पे, लिखा हमने ऑन अलॉटमेंट, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर हुई हो प्रोपोर्शनेट, ये भी हमने यहाँ लिख दिया। सो कॉल्स इन एरियर्स इन केस ऑफ अलॉटमेंट। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड टू द डिफॉल्टर शेयर होल्डर। अप्लाइड और अलॉटेड, बिकॉज आपको इन दोनों में से एक चीज दी होगी, एक आपने निकालनी होगी। पिछले जो मैंने एग्जांपल लिए वहां पे आपको 1000 शेयर्स अलॉटेड दिए हुए थे, अलॉटेड दी, हमने अप्लाइड निकाले। अगर अप्लाइड दिए हो हम अलॉटेड निकालेंगे, बिकॉज एक्सेस मनी निकालने के लिए हमारे पास दोनों शेयर्स होने चाहिए, है ना। और निकालनी कैसे है वो? सपोज अप्लाइड निकाल रहे हैं, तो शेयर अप्लाइड अपॉन शेयर अलॉटेड इनटू शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर। शेयर्स अप्लाइड टोटल उस कैटेगरी के, शेयर अप्लाइड अपॉन शेयर अलॉटेड इनटू शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स। अगर हमने निकालने हो अलॉटेड शेयर्स, फिर इसको उल्टा कर देंगे, शेयर अलॉटेड अपॉन शेयर्स अप्लाइड इनटू शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। उसके अप्लाइड दिए होंगे उस केस में, ठीक है। जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर का दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे रेशियो क्या बननी है? जो चीज आपने कैलकुलेट करनी है वो ऊपर रखोगे आप। अगर आपने अप्लाइड कैलकुलेट करने हैं, अप्लाइड विल बी न्यूमरेटर। अगर आपने अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं, अलॉटेड विल बी न्यूमरेटर। आई होप आई एम क्लियर, है ना। सेकंड स्टेप है आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर, ये कैसे निकलता होता है? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी? रेज हैंड प्लीज। एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने का फार्मूला 1 2 3 4।
यस हर्षिता। ये कैसे निकलेगी? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड दैट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, कैसे निकलेगी ये अमाउंट? फार्मूला भी है इसका, बात आपकी ठीक है, लेकिन उस चीज को ना फार्मूले में कर लिया जाए ना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितनी उसने अमाउंट पे करी एप्लीकेशन पे, जितनी हम उसकी अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। हाउ कैन वी कैलकुलेट अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अमाउंट अलॉटेड या ट्रांसफर्ड ऑन एप्लीकेशन? नो सेंटेंस, गिव मी फार्मूला। आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मैं आप ही की वेट कर रहा हूँ, मैंने आपसे आंसर लेना है। गिव मी फार्मूला। जो आप ये दिस इज ये एम आर लगा के कर रहे हो ना, हेल्पिंग वर्ब है, छोड़ दो, फार्मूला दो मेरे को। शेयर्स कौन से? शेयर अप्लाइड, बिल्कुल ठीक है। शेयर अप्लाइड माइनस शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मैनेजमेंट। फार्मूला बनाओ, फार्मूला याद रखो, ठीक है? ऐसे हम कर नहीं पाएगा। देखो डिफरेंस बिटवीन बोथ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड, हर एक किस में अप्लाइड ज्यादा होंगे बिकॉज दिस इज प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। डिफरेंस इन दोनों शेयर्स का इनटू विच मनी? एप्लीकेशन मनी। बाय एप्लीकेशन मनी बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग एक्सेस application money, that is why we are multiplying it with the application money. This is excess application money of defaulter shareholder. Third is simply called in arrears. Calculate करो कैसे आएगी ये? allotment due minus excess application money. allotment due from defaulter shareholder. allotment due from defaulter shareholder. allotment due from defaulter shareholder minus excess application money, है ना? allotment due कैसे करी? हम पिछले एग्जांपल ली, उसके पास 1000 शेयर्स थे, माइनस 1000 into 5000 माइनस एक्सेस मनी जो उसने पहले हमें पे किया हुआ था, 400 रुपया जो आया था, है ना? तो कॉल एरियर्स निकालने के लिए 3 स्टेप्स ही हैं। allotment due from defaulter shareholder माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये कौन सा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है? ये वाला जो उसका निकाला है हमने, वो जो 400 रुपीज। ये आप 3 स्टेप्स याद कर लीजिए। इसको निकालने कैसे हैं समझ आपने पहले लिया है, कब निकालने हैं और क्यों निकालने हैं। क्यों निकालने हैं? क्योंकि उसकी हमारे पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है। कब निकालने हैं? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेट हो रही है, सेकेंड उसका जो फॉल्ट है वो अलॉटमेंट पे हो रहा है। अगर उसको अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो शेयर्स की है प्रोपोर्शनेट हुई भी हुई हो, लेकिन वो फॉल्ट करेगी ना अलॉटमेंट पे, वो कॉल्ड करे फर्स्ट कॉल पे जाके सपोज, तब ये वर्किंग नोट नहीं बनना है क्योंकि उसका एक्सेस मनी एडजस्ट हो चुका है। आई एम अगेन टेकिंग दैट एग्जांपल। जनवरी का रेंट 1000 था आपका, फरवरी का रेंट भी 1000 था, आपने 1200 पे कर दिया। जन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब आप मार्च में कितना पे करोगे? 800। आपने 800 पे कर दिया क्योंकि आपका एक्सेस मनी 200 रुपया यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अगर आप अप्रैल का रेंट नहीं पे करते हो सपोज, व्हाट इज द कॉल इन एरियर्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू? 1000 ओनली। तब नहीं हम कैलकुलेट करेंगे बिकॉज जो 200 रुपये पे कर चुके हैं हम, वो तो एडजस्ट भी हो गया। अब 200 वो हर महीने थोड़ी एडजस्ट होगा, एक बार पे किया था वहां पे एडजस्ट हो गया, पूरा हो गया पैसा। मीन्स अगर वो अलॉटमेंट पे जाके फॉल्ट कर रहा है तब करेंगे, या फिर उसको प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई ही ना हुई हो सपोज, उसको जितने शेयर अप्लाई किए उसको उतने ही मिल गए, फिर चाहे वो अलॉटमेंट में भी फॉल्ट करे तब भी नहीं ये बनना। रीजन बीइंग उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा ही नहीं हुआ। उसने जितने अप्लाई किए शेयर 1000 उसने अप्लाई किए, 1000 उसको मिल गए। एक्सेस पड़ा हो तो उसको एडजस्ट करे। मीन्स दोनों कंडीशन जो है शुड सेटिस्फाई, तभी ये वर्किंग नोट बनेगा। कंडीशंस कौन सी? प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स एंड फॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करूं तो फॉल्ट ऑन अलॉटमेंट, should we say fault on the second step in spite of saying allotment, because every time allotment will not be the second step। अगर आपने एक आध सम बीच में कहीं आया देखा हो, अदरवाइज हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन, यही कहते हैं। सेकंड स्टेप कौन सा होता है? फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट, देन इज फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। सपोज द कंपनी इज हैविंग 2 कॉल्स, है ना? लेकिन एक आध सम आपने शायद देखा हो या आगे आ जाएगा, उसने क्या किया हुआ है? उसने इसको इकट्ठा लिया हुआ है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन
and allotment, then first call, then second call. In this case, excess application money will be adjusted on first call because first call is the second step. I hope I am clear. है ना? यहाँ पे एक्सेस मनी कहाँ आया था? एप्लीकेशन पे. एडजस्ट कहाँ हुआ? अलॉटमेंट पे, बिकॉज अलॉटमेंट वाज सेकंड स्टेप. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दिया ही कंबाइंड हुआ है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो वील ओपन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. उसने कंबाइन किया, हम भी कंबाइन कर देंगे. बट द पॉइंट इज कि अगर यहाँ पे एक्सेस आ गया, एडजस्ट कहाँ पे होगा? फर्स्ट कॉल पे. फिर आपने वो जो अलॉटमेंट वर्ड लिखा है ना, फॉल्ट ऑन अलॉटमेंट, अब वो कन्वर्ट होके फॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल बन जाएगा. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वहां पे मोस्टली अलॉटमेंट ही रहेगा. वहां पे अलॉटमेंट की जगह आपने सोचना, लिखो अलॉटमेंट ही. सोचना क्या है? द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज बीइंग एडजस्टेड ऑन सेकंड स्टेप. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर प्रोपोर्शनेट. सेकंड कंडीशन कौन सी? फॉल्ट ऑन सेकंड स्टेप, नॉट अलॉटमेंट. बिकॉज 95% 99% केसेस में ना जो सेकंड स्टेप है वो अलॉटमेंट ही होगा. लेकिन उसने अगर अलॉटमेंट एप्लीकेशन को कंबाइन कर दिया, देन फर्स्ट कॉल विल बी द सेकंड स्टेप. इट मींस एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल. तब इस केस में वो फर्स्ट कॉल पे बनेगा. मेरी बात समझ आ रही है? जितना को मैंने बताया वो समझ आ रहा है ना? ठीक है, सब निकालना बेटा. कल आपने क्लास घर से लगानी? अच्छा, और परसों भी? परसों दिन क्या है? टुडे इज वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या है? मतलब हाँ, दिवाली है. मतलब हंस क्यों रहे सारे जाने? समझ नहीं आ रही बात. हंस क्यों रहे हो आप? उसके बाद क्या है फिर? संडे. चलो संडे मत हंसो फिर आप. उसके बाद छुट्टी है मंडे की, तो मंडे फिर हंसो. आई होप आई एम क्लियर, है ना? ऑनलाइन भी मतलब आप 4-5 दिन सेंटेंस कंप्लीट करना, मन में ही कर लो कंप्लीट, कोई बात नहीं. समझ तो गए हो आप बात. मन में सेंटेंस कंप्लीट कर लो, है ना? लगा लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और टॉपिक ज़्यादा पड़ेगा, है ना? जैसे मैं ये सम करवा रहा हूँ ना, मैंने ऐसे कभी नहीं करवाया, है ना? मैंने बुरा नहीं करवाया है. मैंने एग्जाम्पल लेके अलग से करवाया है. ये नहीं कि मैंने थोड़े में करवाया है. मैंने पहले इसको पूरा डिटेल में करवाना था. मैंने डिटेल जो है ना सारे वर्किंग नोट में, मेरा पूरा पीरियड लग गया इस काम पे, सारा वर्किंग नोट में कर दिया. अगर हम ऑफलाइन पढ़ रहे होते ना, तो मैं इसको ऐसे ना करवाता, मैं इसको सम के साथ करवाता. फिर मेरे एक एक सम साथ में करवाना पड़ता, है ना? अब मैंने समझा दिया है. अब मेरे समझाने से ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स विल डेफिनेटली कम. और जो सम्स करेंगे उनको तो आनी ही आनी, चीज समझ आ जाएगी आपको. लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सम करते हुए आएगी. प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँ वो तब आएंगे जब आप लेके आओगे, है ना? ठीक है. जो सम है आपका एक हम वो भी पॉइंट कर चुके हैं कि अगर इन बिटवीन कहीं शेयर्स फॉरफिट हो जाएं तो कर चुके हैं. उस केस में हम क्या करते हैं? सपोज किसी के 1000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, अभी सेकंड कॉल पड़ी हुई थी. 1 लाख शेयर्स थे, 1000 उसके पास शेयर्स थे. केस यही था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल. उसने ऐसे फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, उसके शेयर्स जहां फॉरफिट कर दिए गए. ये क्या पॉइंट है? सेकंड कॉल पे जाके इसका क्या पॉइंट है? उसके शेयर्स बिफोर सेकंड कॉल फॉरफिट कर दीजिए. सेकंड कॉल पे जाके क्या पॉइंट बनता है? वसुंधरा वेट करना. वसुंधरा तो जब हम सेकंड वेट करना. इशिता कॉल मनी, यस बिल्कुल ठीक है. बताना वसुंधरा. ठीक है बेटा, बताना बेटा. सेकंड कॉल मनी ड्यू करेंगे तो वो 1000 शेयर्स माइनस करके करेंगे. यस बिल्कुल. ड्यू वाली एंट्री वैसे हम पूरी अमाउंट से करते होते हैं, लेकिन इस केस में बिकॉज दे आर नो लॉन्गर आर शेयर होल्डर्स नाउ, वो हमारे शेयर होल्डर्स तो नहीं है ना, तो उनसे मनी ड्यू भी नहीं की जाएगी. ड्यू वाली एंट्री भी जो है वो अब कम अमाउंट से की जाएगी. ये पॉइंट है ना, किया हुआ है. ठीक है. तो जो आपका सम नंबर 76 है, इसमें ये वाला पॉइंट भी आ रहा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला इकट्ठा, और साथ में आपका जो मैंने पॉइंट अभी डिस्कस किया है वो भी आ रहा है.
ठीक, मैं सम पढ़ रहा हूँ, मैं आपको सम्स का सीक्वेंस भी बता रहा हूँ। ये आपने सिर्फ एक सम घर से करना है। जब आप ये एक कर लोगे ना, आपका हाथ खुल जाएगा, फिर हम जब अगले पीरियड में करेंगे ना तो ज़्यादा ईजी होगा। Alpha Limited invited applications for issuing 75,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as C on application and allotment rupees 4 per share. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? यस, एक ही अकाउंट खुलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे उसने लिखा है ना ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हम भी लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वहां पे अगर एक्सेस मनी होगा तो वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये भी आपको याद होगा ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में पहली दो एंट्रीज एप्लीकेशन की किन शेयर से करते हैं? अप्लाइड शेयर से। उसके बाद की सारी एंट्रीज अलॉटेड शेयर्स की। याद है ना, ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज अप्लाइड शेयर्स के साथ, उसके बाद सारा सम अलॉटेड शेयर्स के साथ इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। So on first call rupees 3 per share and second and final call balance. What is the amount of balance? Rupees 3. Applications for rupees for 1 lakh shares were received. Clearly it is the case of oversubscription. Shares were allotted to all the applicants on pro rata basis and excess money received with the applications was transferred towards sums due on the first call. Point बन गया वो वाला, ठीक है। 1 लाख एप्लीकेशन आई हैं और 75 जो थे वो ऑफर किए थे, तो 25,000 शेयर्स का पैसा है, कितना बनता है वो? 1 लाख रुपया। 25 into 4 करके, है ना। विल बी एडजस्टेड ऑन द सम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल्स। विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। सी प्रपोर्शनल नोट वाज देयर एंड विभा उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। फर्स्ट कॉल पे उसका एक्सेस मनी एडजस्ट होना था। इट मींस कि यहाँ अब ये वर्किंग नोट बनना है 3 स्टेप्स वाला जो हमने अभी किया है। शी फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। हर शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। ये पॉइंट भी आ गया, है ना। यहाँ पे क्या है अब? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल। ये पैसा उसने पे कर ही दिया, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, तो यहाँ उसके शेयर्स वो कहता है फॉरफिट हो गए। Afterward, the second call was made. The amount due on second call was also received, except on 1,000 shares applied by Monica. Her shares were also forfeited. All the shares were reissued to Mohit for rupees 9,000 fully paid up. Past successive journal entries. अब सीक्वेंस क्या है सम्स का? सारे सम्स का पहले दो एंट्रीज आपने करनी है एप्लीकेशन की विद 1 लाख शेयर्स। ये मैं नंबर ऑफ शेयर यहाँ लिख रहा हूँ, विद 1 लाख शेयर अप्लाइड के साथ। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शुड आई से, है ना। देन है फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज 75,000 शेयर्स के साथ, क्योंकि अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर 75 थे। देन शेयर फॉरफीचर ऑफ विभा, और विभा के शेयर्स दिए हुए हैं 750 अलॉटेड शेयर्स। अब यहाँ वर्किंग नोट बनना है प्लस यहाँ है प्लस वर्किंग नोट, यहाँ बनना है ना वर्किंग नोट, क्योंकि उसने फॉल्ट कहाँ किया है? सेकंड स्टेप पे जो हमने अभी किया 3 स्टेप्स वाला कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट बनना है। शेयर यहाँ पे वर्किंग नोट बनते वक्त उसके हमें अलॉटेड शेयर्स दिए हुए हैं, तो हम अप्लाइड निकाल लेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स शेयर ऑफ विभा वर फॉरफिटेड, देन ही सेज सेकंड कॉल वाज मेड। सेकंड कॉल विद हाउ मेनी शेयर्स? 74,250 शेयर्स। इज इट राइट? Total shares were 75,000. Out of those 750 shares were forfeited. विवाद शेयर 74,250 से जो हमने भी बात करी है माइनस करके दोनों एंट्रीज करनी है, और यहाँ भी कॉल्स इन एरियर्स है। एंड आफ्टर दैट शेयर फॉरफीचर ऑफ हु वाज सेकंड पर्सन, कौन है? मोनिका। ऑफ मोनिका शेयर विल बी कैंसल्ड बिकॉज शी हैज आल्सो फेल्ड टू पे द मनी ड्यू। उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए मोनिका के। देन शेयर री इशूड, देन कैपिटल रिजर्व। ये एंट्रीज बननी है सारे सम की 2, 4, 6, 8 और 10 एंट्रीज, टोटल 10 एंट्रीज बननी है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, मोनिका के शेयर्स कितने दिए हुए हैं? 1,000, लेकिन दिए कौन से हुए हैं? अप्लाइड। अप्लाइड दिए हैं ना, हमें अलॉटेड शेयर्स चाहिए, इसके हमें अप्लाइड नहीं चाहिए थे। ये सम में ट्विस्ट है एक और, आप देखो जो जिसका तो वर्किंग नोट बनना है ना उसके दोनों शेयर्स चाहिए, उसके तो अप्लाइड भी चाहिए अलॉटेड भी चाहिए। जिसका वर्किंग नोट नहीं बनना है
जिसकी हमने कॉल इन एरियर्स यहाँ पे निकालनी है मोनिका की। तो जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसकी कॉल इन एरियर अलॉटेड शेयर्स पे होगी, अप्लाइड पे नहीं होगी। उसने अगर 1000 अप्लाई किए, उसको 800 मिले, अगर हम कैलकुलेट करेंगे जी आपने कितने पैसे नहीं पे किए, तो 800 के हिसाब से करेंगे, 1000 के हिसाब से नहीं करेंगे। यहाँ ऐसे वाले पॉइंट्स आपने पहले ही सम में अंडरलाइन कर लेने। तो क्या होगा, बाद में सम पढ़ा नहीं जाएगा, आप 1000 शेयर्स के साथ कर दोगे। 1000 शेयर नहीं है उसके, 1000 शी अप्लाइड फॉर, तो उसके अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। इसका बस शेयर्स ही निकालने हैं, बाकी का वर्किंग नोट नहीं बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक आपको शेयर्स निकालने पड़ेंगे टू कैलकुलेट द कॉल इन एरियर्स ऑफ मोनिका। उसके शेयर्स फॉरफिट करके सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, दोनों फॉरफिचर का जो गेन है दोनों का प्लस करके माइनस लॉस ऑन रीइश्यू कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, आप इस सम को करोगे, चाहे आप सारा गलत कर दोगे, कल पहले हम इस सम को मिलाएंगे, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, डाउट्स भी हम कल ही क्लियर कर लेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सफिशिएंट टाइम। अभी हम डाउट क्लियर करें, आप सम करना जैसे मैंने बताया है, उसके बाद बाकी करेंगे।